भारत का पश्चिमी किनारा करीब 1410 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला है और यहीं मौजूद है बहुत खूबसूरत और विशाल गिर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ मैमल्स, पक्षियों, कीटों और रेप्टाइल्स की 2000 से ज्यादा प्रजातियां रहती हैं। और वो सुकून भरा इलाका है जहां रहते हैं दुनिया के सारे एशियाई शेर। किसी जमाने में एशियाई शेर टर्की तक में पाए जाते थे, इसके अलावा पूरे एशिया में और पूरे भारत में भी। लेकिन जब दुनिया में बंदूकों का चलन शुरू हुआ तो उनका इतना शिकार किया गया कि वो खत्म होने की कगार पर पहुंच गए। शुक्र है कि सन 1965 में गिर नेशनल पार्क और अभयारण्य बना दिया गया और एशियाई शेर को खत्म होने से बचा लिया गया। ये एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जो सवाना से मिलता जुलता है। एशियाई शेर कभी जंगलों और रेगिस्तान में पाए जाते थे। आज इनकी तादाद करीब 600 रह गई है और ये मोटे तौर पर गिर के नेशनल पार्क में संरक्षित इलाके में रहते हैं। यहाँ ये मजे से खेल सकते हैं, शिकार कर सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं। भारत के पश्चिमी किनारे पर अभी अभी सूरज उगा है और इसके साथ साथ जागने लगे हैं गिर नेशनल पार्क के बाशिंदे। ये पार्क भारत के गुजरात राज्य में मौजूद है। ये एक तरह का सूखा इलाका है। यहाँ तेंदुए भी रहते हैं और हिरण भी, गिद्ध भी और अजगर भी। यहाँ कमलेश्वर बांध में दलदल में रहने वाले मगरमच्छ फल फूल रहे हैं, साथ ही भारतीय स्किमर और पेलिकन पक्षी भी। शेरों का झुंड सूखे पतझड़ी जंगलों में रहता है। जंगल की धूल भरी जमीन पर बच्चे लौटते रहते हैं। ये इस इलाके में मजे से रहते हैं और आसपास के इलाके में पूरी तरह से रम गए हैं। इनके मटमैले शरीर इन्हें बेहतरीन ढंग से छिपने लायक बनाते हैं जब ये भारत की चिलचिलाती धूप से बचने के लिए छाया में पनाह लेते हैं। यहाँ शेर इंसानों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ये इनका आखिरी बचा कुदरती इलाका है। यहाँ मालधारी जनजाति के लोग भी रहते हैं। ये चरवाहे हैं और यहाँ सदियों से अपनी गायों और भैंसों के साथ रहते आए हैं। गिर के कुछ एशियाई शेर संरक्षित इलाके के बाहर रहते हैं। वो स्थानीय लोगों के बीच रहते हैं, आसपास के खेतों और पहाड़ों पर। इनकी हालत इनके पुरखों से बहुत बेहतर है, जिनका इंसानों ने लगातार शिकार किया था। गिर नेशनल पार्क के एशियाई शेरों के झुंडों के बीच बहुत सारे शावक भी रहते हैं। ये इस बात का साफ संकेत है कि यहाँ चलाए जा रहे संरक्षण के प्रयास कामयाब हुए हैं। ये बच्चे पल बढ़कर वयस्क शेर बन जाएंगे। इनका वजन 190 किलो तक हो जाएगा और लंबाई करीब 2.5 मीटर तक। ये अफ्रीका के अपने रिश्तेदारों जैसे दिखते हैं, पर पूरी तरह उनके जैसे नहीं होते। एशियाई शेर अफ्रीकी शेर से छोटा होता है और इनकी मेन यानी अयाल बहुत ही अलग होती है। अफ्रीकी शेर की शानदार अयाल की तुलना में इनकी अयाल छोटी, बिखरी हुई और गहरे रंग वाली होती है। इसका नतीजा यह है कि नर एशियाई शेर के कान पूरे समय दिखते रहते हैं। एशियाई शेर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी चमड़ी की खड़ी सिलवटें जो इसके पेट पर होती हैं। ये अफ्रीकी शेर में नहीं पाई जाती। एशियाई शेर के पेट की ढीली चमड़ी इसके बचाव का सबसे अच्छा तरीका होती है। ये वक्त के साथ बचाव के लिए आया बदलाव है।
इसकी वजह से जब भी शिकार इन्हें दुलत्ती मारता है तो शेर को कोई चोट नहीं लग पाती। एशियाई शेर के जबड़ों की ताकत भयानक होती है, करीब 45 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ये इस इलाके में रहने के लिए बेहतरीन है क्योंकि इनके इलाके में बहुत सारे मवेशी और गायें भी रहती हैं और इनके पैर बहुत मजबूत, खुर बहुत ताकतवर और चमड़ी बहुत मोटी होती है। एशियाई शेर की खुराक में बड़े और छोटे दोनों ही मैमल्स शामिल हैं, जैसे कि हिरण, जंगली सुअर और एंटीलोप्स। ये शेर पालतू पशुओं को भी खाने के लिए जाने जाते हैं। यहां एक शेरनी और इसके बच्चे अपने ताजा शिकार को सफाचट कर रहे हैं। इस बीच बच्चों की एक और टोली आधे खाए बचे खुचे शिकार की दावत उड़ा रही है। एशियाई शेरों के बच्चों की परवरिश इनके अफ्रीकी रिश्तेदारों की तरह ही होती है। शेरनी अपने बच्चों को पालती है, उनके लिए शिकार करती है और उन्हें जंगल में जीने के हुनर सिखाती है। ये इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि इसके बच्चे मजबूत बने, सेहतमंद रहें और उन्हें अच्छी खुराक मिले। एक बार बड़े हो जाएं, उसके बाद ये बच्चे 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगे और तब तक ये वो सारे हुनर सीख चुके होंगे जो घात लगाकर शिकार करने के लिए जरूरी हैं। नर 5 साल के होने पर पिता बनने के लिए पूरी तरह काबिल हो जाते हैं, जबकि मादाएं 4 बरस की होने पर मिलन के लिए तैयार हो जाती हैं। यानी अब ये प्रजनन के लिए तैयार है। शेर मौसम के हिसाब से मिलन नहीं करते, बल्कि साल भर वो मिलन करते रहते हैं। ये जोड़ा आमतौर पर 1 मिनट से भी कम मिलन करता है, लेकिन 4-5 दिनों तक हर 15 मिनट से आधे घंटे में मिलन करता है, ताकि ये बच्चे पैदा करने में कामयाब हो जाए। नर और मादा शेर दोनों ही कई साथियों के साथ मिलन करते हैं, पर मादाएं अपने झुंड के 1 या 2 नरों के साथ ही मिलन करती हैं। कई मामलों में शेरों का झुंड अपने प्रजनन का वक्त एक ही रखता है, ताकि सभी मिलजुल कर इन बच्चों की परवरिश कर पाएं। मादाएं करीब 119 दिनों तक बच्चों को पेट में रखती हैं। इसके बाद ज्यादा से ज्यादा 6 बच्चे पैदा हो सकते हैं, पर आमतौर पर 1 से लेकर 3 बच्चे पैदा होते हैं। शेरनियों का एक झुंड होता है जो एक दूसरे के बच्चों का ख्याल रखता है। एशियाई शेरों के कई झुंडों में बच्चों की परवरिश का ये बेहतरीन इंतजाम है। शेरनियों का ये झुंड गश्त करने निकला है और अपने इलाके में निशान लगाते हुए जा रहा है। ये सड़क पर पेशाब करते हुए जा रही हैं। इन्हें उम्मीद है कि इन्हें कोई शिकार मिल जाएगा और ये अपने झुंड और बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कर पाएंगी। झुंड बनाकर शिकार करना इन माहिर शिकारियों के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित रहता है, क्योंकि इस तरह ये अपने से बहुत बड़े शिकार को भी धूल चटा सकते हैं। ऐसा शिकार जिसका वजन शेरनी के शिकार से दुगना हो। अपने
अपने धारदार नाखून और ताकतवर दांतों का इस्तेमाल करके इन शेरनियों ने इस हाथी को मार गिराने में कामयाबी हासिल कर ली है और उसका दम घोट दिया है। शिकार में एक शानदार कामयाबी। अब ये अपने पूरे झुंड का पेट अच्छी तरह भर सकेंगी। इन बेमिसाल शेरों को बचाने की गिर नेशनल पार्क की जोरदार कोशिशों के बावजूद एशियाई शेर आज भी खतरे में पड़े हुए हैं। एशियाई शेर के लिए अवैध शिकार सबसे बड़ी दिक्कत बनी हुई है, साथ ही इलाके का बहुत ज्यादा बंट जाना। गिर के संरक्षित इलाके से 3 बड़ी सड़कें और एक रेलवे लाइन गुजरती है। यही नहीं, यह 3 बड़े मंदिर हैं जहां साल के किसी खास महीने में बहुत भीड़ होती है। कम से कम 200 शेर संरक्षित इलाके से बाहर घूमते हैं और फिलहाल भले ही इंसानों के साथ शेरों का टकराव उतना ज्यादा नहीं हो रहा, पर आगे चलकर ऐसा होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। एशियाई शेर के सामने एक बड़ा खतरा है। एक ही जगह पर इनकी बड़ी तादाद रहने के कारण अपने ही परिवार में प्रजनन या जेनेटिक इनब्रीडिंग, और इसकी वजह से बच्चा मां के पेट में ही मर जाता है या पैदा होने के बाद ज्यादा जी नहीं पाता। चूंकि एशियाई शेर के जीन्स में विविधता नहीं आ रही, इसलिए नई बीमारियों का खतरा पैदा हो गया है। इसके अलावा वातावरण में बदलाव के साथ वो खुद को बदल नहीं पा रहे, इसलिए एक बार फिर इनके खत्म होने के कगार पर पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। दूसरे शेरों को यहां लाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। इससे पहले किए गए अध्ययन बताते हैं कि ऐसा करना यहां रहने वाली दूसरी प्रजातियों के लिए भी बड़ा नुकसानदायक रहा है। इसका कोई सीधा उपाय नहीं है, पर फिलहाल एशियाई शेरों की तादाद को बढ़ाना, इलाके के बंट जाने और अवैध शिकार से उन्हें बचाना सबसे जरूरी बन गया है, ताकि इन शाही जानवरों के विलुप्त होने का खतरा कभी पैदा ही न हो पाए। अब चलते हैं गिर नेशनल पार्क से 1400 किलोमीटर दूर। करीब 8,840 मीटर की ऊंचाई पर हैं हिमालय की आसमान छूती चोटियां। एशिया का सबसे ठंडा इलाका, शानदार हिमालय। यहां हवा में बर्फ के कण तैरते हैं और यहां बिछा देते हैं कभी न खत्म होने वाली बर्फ की चादर। इस विशाल आर्कटिक इलाके में अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको नजर आ सकती है ये बेमिसाल बिल्ली, द स्नो लेपर्ड। नेपाल में कहावत है, ईश्वर को खोजना फिर भी आसान है, पर स्नो लेपर्ड को खोजना बड़ा मुश्किल। जंगल में इनकी तादाद 4000 से भी कम है। ऐसे में इस मुश्किल और चुनौती भरे इलाके में इनका दिखना किसी करिश्मे से कम नहीं। स्नो लेपर्ड ने खुद को ऊंचे पहाड़ों की ठंड के मुताबिक कुशलता से ढाल लिया है। इनके मोटे फर पर गाढ़े रंग के धब्बे होते हैं और इस वजह से इस पथरीले इलाके में ये आसानी से छिप जाते हैं और इस वजह से इन्हें बिना नजर में आए अपने शिकार तक घात लगाने की जबरदस्त काबिलियत भी मिल जाती है। स्नो लेपर्ड दूसरी जंगली बिल्लियों की तुलना में छोटी होती हैं। इनका वजन 54 किलो होता है। पर इनकी लंबाई 2.1 मीटर तक होती है। इनका लंबा होना इन्हें कुशल शिकारी बनाता है और एक असरदार हमलावर भी। ये अपने वजन से करीब 4 गुना वजनी शिकार को भी मार गिराते हैं। स्नो लेपर्ड खुशी खुशी पक्षियों या खरगोश को खा लेते हैं, लेकिन इन्हें यहां की एक जंगली बकरी आइबेक्स या मारखोर का शिकार करना ज्यादा पसंद है। स्नो लेपर्ड को अपने शिकार पर ऊंचाई से घात लगाकर हमला करना सबसे ज्यादा पसंद है।
ये स्नो लेपर्ड पथरीले इलाके में अपने फर की वजह से एकदम गुम ही हो गया है। इसके बड़े बड़े झबरीले पंजे जरा भी आहट नहीं करते। इसकी लंबी झबरीली पूंछ इसे बढ़िया संतुलन देती है और शिकार को इसकी मौजूदगी का पता ही नहीं चलता। पर शिकार ने स्नो लेपर्ड को देख लिया है और पीछा करने की मुहिम शुरू हो गई है। स्नो लेपर्ड 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और पथरीली ढलानों पर बिना किसी परेशानी के दौड़ता जाता है। ये बड़ी कुशलता और आसानी से अपने शिकार के करीब पहुंचता चला जा रहा है। चाकू जैसे धारदार दांतों से झपट्टा मारकर इसने शिकार को रोक लिया। इसके जबड़ों की ताकत होती है करीब 50 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर। इसे बस 2 बार बारीकी से और जोरदार तरीके से शिकार पर दांत गड़ाने हैं। इसके बाद शिकार बचकर नहीं जा सकता। स्नो लेपर्ड के काटने वाले दांत बाकी पैंथेरा प्रजातियों से पतले होते हैं। इनकी लंबाई करीब 2.5 सेंटीमीटर हो सकती है और ये किसी शिकार की खाल और उसके मांस के अंदर घुस जाते हैं ताकि चीर फाड़ कर सकें। स्नो लेपर्ड धीरे धीरे खाते हैं और आमतौर पर अपने शिकार को खत्म करने में 4 दिन लगा देते हैं। इस दौरान छिपकर रहने वाली ये बिल्ली अपने शिकार के आसपास ही रहती है। ये पथरीले पहाड़ों की दरारों और गुफाओं में छिपी रहती है। गिद्ध और कौओं जैसे मुर्दाखोरों से अपने शिकार को बचाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद। स्नो लेपर्ड हर थोड़ी देर में शिकार का एक हिस्सा खाते हैं जब तक सारा मांस खत्म नहीं हो जाता। खाने के इस तरीके की वजह से हर 8 से 10 दिनों में इन्हें एक विशाल जानवर को मारना होता है। इस तरह इनकी ऊर्जा भी बचती है और इस बर्फीले इलाके में ये जिंदा बचे रह पाते हैं। साल के गर्म महीनों में जब बर्फ पिघलती है तो पहाड़ और जंगल जैसे हरे भरे हो जाते हैं। स्नो लेपर्ड ऐसे में आसानी से खुद को ढाल लेता है। इसकी गहरी धूसर खाल पीले रंग की हो जाती है। इसका धब्बेदार शरीर पत्तों और डालियों की छाया में बिल्कुल गुम हो जाता है और चटकीली रोशनी में इसे पहचानना मुश्किल बन जाता है। इस वजह से पहाड़ी तलहटियों की झाड़ियों के बीच शिकार करना इसके लिए आसान बन जाता है। स्नो लेपर्ड अकेले रहना पसंद करते हैं। अपने इलाके पर निशान लगाकर रखते हैं और अगर कोई नर घुसपैठ करता दिखा तो उसे खदेड़ देते हैं। हालांकि गंध के यही निशान मादा को आकर्षित करने के काम भी आते हैं। इस तरह मादा स्नो लेपर्ड के इलाके में चली आती है और मिलन करती है। लेकिन एक स्नो लेपर्ड किसी एक जगह पर 2 बार नहीं दिख सकता। वो हर रात अलग अलग जगहों पर सोता है। ये लगातार चलता रहता है। आमतौर पर ज्यादातर स्नो लेपर्ड अपने पहाड़ी इलाके में एक रात में 40 किलोमीटर तक का सफर तय करते हैं। एक स्नो लेपर्ड को अपने इलाके से 603 किलोमीटर का सफर तय करते भी देखा गया है। ये कहीं भी जा सकते हैं, अफगानिस्तान हो या चीन, रूस हो या नेपाल। ऐसे में अगर कोई मादा मिलन के लिए तैयार है तो उसे फौरन काम करना पड़ता है, क्योंकि अकेले रहने वाले ये खामोश जीव किसी एक जगह देर तक नहीं टिकते। एक 1000 साल तक स्नो लेपर्ड इन पहाड़ों पर राज करते रहे हैं, पर अब इनकी तादाद तेजी से कम हो रही है। इंसानी बस्तियों और मवेशियों को चराने की वजह से इनका इलाका सिकुड़ता चला जा रहा है। कभी यहां इनकी बहुत बड़ी तादाद हुआ करती थी, पर आज जंगल में इनकी तादाद 4000 से भी कम रह गई है।
अगले 20 सालों में इसमें 10% की गिरावट आने की संभावना है। इनका इलाका तकरीबन 51 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, पर इसके बावजूद IUCN ने इन्हें असुरक्षित बताया है। ताकतवर स्नो लेपर्ड का सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान। शिकार, इलाके का सिकुड़ते जाना, शिकार में कमी और टकराव के दौरान बदले में इन्हें मार डालना, इन सभी वजहों से इस जंगली बिल्ली का अस्तित्व खतरे में है। हालांकि इन पर जिस चीज का सबसे बड़ा असर हो रहा है वो है जलवायु परिवर्तन। पूरी दुनिया का तापमान बढ़ने से इनका बचे रहना मुश्किल हो गया है। इस वजह से इनके इलाके पर भी असर पड़ रहा है। ये मुश्किल पहाड़ी इलाका जो इनका घर है, यहाँ अब शिकार और ताजा पानी मिलना भी कठिन बनता जा रहा है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के मुताबिक स्नो लेपर्ड चोटी के हमलावर होने की वजह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ऊंचाई पर अपने इलाके के स्वस्थ होने का संकेत है। पहाड़ी इलाकों में जलवायु परिवर्तन का जो असर हो रहा है, उसका सबसे बड़ा संकेत इन्हीं से मिल रहा है। अगर स्नो लेपर्ड जिंदा बचे रहेंगे तो दूसरी अनगिनत प्रजातियां भी बची रहेंगी, और बचे रहेंगे ये पहाड़ जो इनका घर है। एशिया महाद्वीप, दुनिया की सबसे ज्यादा जंगली बिल्लियां यहीं रहती हैं। इनमें से ज्यादातर सबसे खूबसूरत और शानदार छोटी बिल्लियां हैं। यहाँ क्लाउडेड लेपर्ड भी रहते हैं, जो दक्षिण पश्चिम एशिया के क्लाउड फॉरेस्ट में रहते हैं। ये धरती पर बिल्लियों की सबसे प्राचीन प्रजातियों में से एक हैं। सिर से पैर तक इनके बदन पर बड़े से धब्बे होते हैं, मानो बादलों का गुच्छा हो। ये तेंदुए किसी विशाल पेड़ की डाली पर नजर आते हैं या फिर जंगल की जमीन पर मौज मस्ती करते हुए। यहाँ बहुत ही अनूठी और झबरीली पैलेसिस कैट भी पाई जाती हैं। ये तुर्कमेनिस्तान से लेकर रूस और चीन तक कहीं भी देखी जा सकती हैं। एशिया के ठंडे पहाड़ों पर पाई जाने वाली ये झबरीली बिल्लियां चट्टानों पर सुस्ताती देखी जा सकती हैं या फिर घास वाले मैदानों पर भटकती हुई। पर पानी के किनारे पर जाएं तो यहाँ आपको दक्षिणी एशिया की एक निशाचर बिल्ली मिल सकती है, बहुत ही कुशल और शर्मीली फिशिंग कैट। ये एशियाई महाद्वीप की सबसे अनूठी बिल्लियों में से एक है। फिशिंग कैट अक्सर रात को भटकती हुई नजर आती है। इन्होंने पानी के पास रहने और मछली पकड़ने के लिए खुद को ढाल लिया है। इनके सामने वाले पैर थोड़े थोड़े जालीदार होते हैं और इनके नाखून जरूरत पड़ने पर बाहर निकल सकते हैं और फिर से अंदर सिकुड़ भी सकते हैं। इस तरह ये अपने पंजों से मछली को बाहर खींच सकते हैं। पर इलाके के मुताबिक खुद को ढाल लेने की सबसे अनूठी मिसाल है इनके फर का परतदार ढांचा। इनकी चमड़ी पर छोटे छोटे बालों की एक परत होती है। ये इतनी घनी होती है कि पानी भी यहाँ तक पहुँच नहीं सकता, मानो कुदरत ने इसे ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहना दिए हों। इस तरह ये बिल्ली सूखी और गर्म रहती है। मछली पकड़ने जब पानी में उतरती है तब भी ठंड इसे परेशान नहीं करती। फिशिंग कैट को एम्फिबियंस पसंद है। ये अपने पंजों से उन्हें पकड़ लेती हैं और फिर दांतों से चबा डालती हैं। अगर इन्हें पानी में मछली पर घात लगानी है तो एकदम चौकन्ना रहना पड़ता है। ये इतनी खामोश रहती है कि मछली को पानी में इसकी मौजूदगी का पता ही नहीं चलता।
वरना मछली आसानी से इसकी पकड़ से निकलकर भाग सकती है। इस फिशिंग कैट की आंखें धारा में मौजूद एक छोटी मछली पर टिकी हैं। अचानक ये पानी के नजदीक जा रही है। इसने झपट्टा मारा और अपने पंजे से एक मछली को दबोच लिया। मछली उसकी पकड़ से निकलने के लिए छटपटा रही है और पानी के छींटे उड़ रहे हैं, पर कोई फायदा नहीं। इस मछली की कहानी खत्म हो चुकी है। इन्हें फिशिंग कैट यूं ही तो नहीं कहते ना। थाईलैंड के नम वर्षावन से लेकर भारत के मैनग्रोव के दलदलों तक रहता है एक ऐसा जीव जिसकी पूजा कई धर्म के लोग करते हैं। और ये धरती की सभी जंगली बिल्लियों में सबसे बड़ी है। ये है बाघ, द टाइगर। बाघ एशिया में 13 देशों में पाया जाता है, पर भारत में दुनिया के 80% बाघ रहते हैं। भारत के विशाल जंगलों, वन्यजीव अभयारण्यों, मैनग्रोव और घास के मैदानों में आज 2967 बाघ रहते हैं। एशिया के जंगलों में धूप खिली है और सबसे बड़ी जंगली बिल्ली शिकार करने निकली है। काली खड़ी धारियों और नारंगी रंग के अपने खास शरीर के बावजूद बाघ जंगल में कुशलता से छिप जाता है। इसके गद्दीदार पैर जंगल की उबड़ खाबड़ जमीन पर इसके चलने की आहट तक नहीं होने देते। यहां से कुछ किलोमीटर दूर हिरण का एक झुंड चर रहा है। इनकी तादाद ही इनकी सुरक्षा है। इन्हें अंदाजा तक नहीं कि खतरा इनकी तरफ बढ़ रहा है। पत्तीदार झाड़ियों के बीच से झांकते हुए बाघ को हिरण नजर आ गए हैं। तैयारी करते हुए बाघ अपने जबड़ों को खोल और बंद कर रहा है। इसके जबड़ों की ताकत करीब 72 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है। ये अपने नाखूनों को पास के पेड़ पर घिसकर धारदार बना रहा है। ये खतरनाक हथियार शिकार में इसकी कामयाबी का बड़ा जरिया है। ये करीब और करीब आता जा रहा है और हमले के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा है। अचानक इसने अपने पिछले पैर फैला लिए और 310 किलो के अपने शरीर को हवा में तेजी से उछाल दिया। कमाल की बारीकी दिखाते हुए इसने एक बेफिक्र हिरण के पिछले हिस्से को दबोच लिया है। झुंड तितर बितर हो गया, पर बाघ को अपना शिकार मिल गया। हिरण छटपटाकर छूटने की कोशिश कर रहा है, पर कोई फायदा नहीं। बाघ ने इसकी जान ले ली है। शिकार में बहुत माहिर बाघ इन जंगलों पर राज करते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी वाइल्ड कैट्स यानी विशाल बिल्लियां हैं। इनकी लंबाई 3.9 मीटर तक हो सकती है। अब तक दर्ज किया गया सबसे ज्यादा वजन वाला बाघ एक साइबेरियन टाइगर था, जिसका वजन 400 किलो से भी ज्यादा था और लंबाई थी 3 मीटर से भी ज्यादा। ये एक ग्रैंड पियानो जितना वजन है और ये ऊंचाई एक जिराफ से कुछ ही मीटर कम है। बाघ लड़ाई की कला में माहिर जीव हैं। इनकी रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इनके धारदार दांत, खतरनाक नाखून और जबड़ों की बेमिसाल ताकत। इसके बावजूद जब कोई बाघ दूसरे इलाके में कदम रखता है तो फैसला लड़ाई से ही हो पाता है। पहले ये डराने का पैंतरा आजमाते हैं, घुसपैठिए पर हुर्राते हैं, अपने दांत दिखाकर डराते हैं और तन कर खड़े हो जाते हैं।
इनके दांत बहुत खतरनाक और चीर फाड़ करने में माहिर होते हैं। कमजोर दिल वाले तो इन्हें देखकर ही भाग खड़े होते हैं, पर अगर इतने से ही घुसपैठिया बाघ डर कर पीछे नहीं हटता तो अपने इलाके की हिफाजत के लिए इन्हें लड़ाई करनी पड़ती है। इनके जबड़े तेज और खौफनाक नुकसान पहुंचाने के लिए ही बने हैं और नाखून करीब 5000 किलो की ताकत लगा सकते हैं, यानी ये लड़ाई जानलेवा बन सकती है। अगर बाघ लड़ाई नहीं करना चाहता तो उसे एक तरफ करवट लेकर लेट जाना पड़ता है। यह दिखाता है कि इसने हथियार डाल दिए हैं और हार मान ली है और पीछे हटने को तैयार है। बाघ चोटी के हमलावर हैं और इन्हें हिरण का शिकार ज्यादा पसंद है, या फिर गाय भैंस जैसे चरने वाले मवेशियों का। आमतौर पर ये निशाचर होते हैं, पर इन्हें दिन में भी शिकार करते देखा गया है। ये अपने शिकार पर घात लगाकर नजदीक पहुंचकर ही हमला करते हैं। अगर नजर में पड़ गया तो बाघ शिकार को छोड़ देता है। ये शिकार का पीछा नहीं करता, न ही सामने से हमला करता है। उसे शिकार को अचरज में डालना पसंद है। इस तरीके से एक अकेला बाघ करीब 1100 किलो वजनी जंगली भैंसे को भी मार गिराता है। ये बाघ के वजन से 7 गुना ज्यादा है। घात लगाने के अपने पैंतरे की वजह से बाघ शिकार पर पीछे से हमला कर पाता है। इस हिरण के बचने की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि बाघ ने इसकी गर्दन अपने जबड़े में दबोच ली है, चीर फाड़ कर दी है। जब तक इसके जबड़ों में ये मर नहीं जाता, ये इसका दम घोंटता रहता है। बाघ ज्यादातर अकेले जीते हैं। मादा बाघ अक्सर दूसरी बाघिनों के साथ झुंड में भी देखी गई है, पर नर को तो अकेले ही रहना पसंद है। ये प्रजनन के समय ही मादाओं को करीब आने देता है। भारत के रणथंबोर नेशनल पार्क में एक बेचैन मादा बाघ अपने इलाके से बाहर निकल रही है। इसे उम्मीद है कि इसे मिलन के लिए एक सही साथी मिल जाएगा। हर 3 से 9 हफ्तों के अंदर मादा बाघ प्रजनन के लिए तैयार हो जाती है। इसका मतलब ये मिलन के लिए भी तैयार है और बच्चों को पैदा करने के लिए भी। पर यह मिजाज कुछ ही दिनों के लिए है। ये 3 से 6 दिन तक ही मिलन के लिए तैयार रहती है। अगर इस बीच इसे मिलन के लिए सही साथी चाहिए तो उसे इस बात का साफ इशारा करना पड़ेगा, और वो यही करती है। वो अपने पेशाब के निशान लगाती है और पेड़ों पर नाखून के निशान भी, ताकि आसपास के इलाके में मौजूद नर उसे खोज सके। इस मादा की कड़ी मेहनत कामयाब रही। एक बाघ को इसकी गंध मिल गई है और वो इसके इलाके में चला आया। जाहिर है कि मादा थोड़ा संभल कर आगे बढ़ रही है। आमतौर पर बाघ अपनी मादा से 100 किलो ज्यादा वजनी होते हैं। अगर लड़ाई छिड़ गई तो बाघ इसे मुश्किल में डाल सकता है, पर यहाँ मादा को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाघ ने अपने इरादे फौरन जाहिर कर दिए हैं। ये नजदीक से पीछा करके इसे लुभा रहा है। इसके बाद ये एक दूसरे का चक्कर काटते हैं और फिर हुर्रा के या तरह तरह की आवाजें करके अपनी सहमति जताते हैं। बाघ एक से ज्यादा साथियों के साथ मिलन करते हैं, इसलिए मिलन का ये दौर खत्म होने के बाद दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। अब शायद ये जिंदगी में दोबारा कभी ना मिले। किसी जमाने में विशाल बाघ पूर्वी टर्की से लेकर इंडोनेशिया द्वीप तक फैले हुए थे। आज इनका 95% ऐतिहासिक इलाका खत्म हो चुका है। आज इनके इलाके को तबाह किया जा रहा है, खराब किया जा रहा है और इंसान ने उसे बिखेर कर रख दिया है। और इसका नतीजा यह है कि आज बाघों की 80% तादाद सिर्फ भारत में रहती है। इनके इलाके के लगातार तबाह होने की वजह से बाघों की तादाद तेजी से घटी है और IUCN ने इन्हें खतरे में पड़ी प्रजाति बताया है। जंगली बाघों पर सबसे बड़ा खतरा है अवैध शिकार का। बाघ का हर हिस्सा, उसकी मूंछों के बालों से लेकर उसकी पूंछ तक, जंगली जानवरों के गैर कानूनी बाजार में देखे गए हैं। इनकी हड्डियों का इस्तेमाल आदिवासी इलाज में करते हैं, जबकि कुछ सभ्यताओं में इनकी खाल को दिलेरी की निशानी माना जाता है।
अगर एक भी बाघ की मौत होती है तो पहले से ही सिकुड़ती जा रही इनकी तादाद पर गहरा असर पड़ता है। अगर बच्चों वाली एक मादा बाघ मारी जाती है तो अपनी मां के बिना इसके बच्चे अक्सर बच नहीं पाते। अगर किसी नर की मौत होती है तो इससे उसके इलाके पर कब्जे के लिए बचे हुए बाघों में भयानक होड़ शुरू हो जाती है। इस वजह से कई बाघ घायल होते हैं या उनकी मौत भी हो जाती है। जिंदगी का चक्र बहुत नाजुक तरीके से आपस में गुथा हुआ है और बाघ जैसे जानवरों पर बेदर्दी से किए जा रहे हमले नाजुक इकोसिस्टम को ऐसा नुकसान पहुंचाते हैं जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। लेकिन ये भयानक चुनौतियां सिर्फ जंगल में मौजूद बाघों के सामने ही नहीं है। एशिया में 8000 बाघों को कैद में बंद करके रखा गया है। उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। इसके अलावा 5000 बाघ अमेरिका में कैद में रखे गए हैं। इन पर किसी तरह के नियम लागू नहीं होते, न ही इनकी हिफाजत की जा सकती है। सारे जानवरों को जंगल में आजादी से घूमने का हक है। सवाल सिर्फ खूबसूरत बाघ को बचाने का नहीं है, बल्कि इस नाजुक, शाही और महत्वपूर्ण इकोसिस्टम को भी बचाने का है जिसमें ये बाघ रहते हैं।